हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम तैयारी कर रहे हैं 10वीं हिंदी वार्षिक परीक्षा की और आज हम दो नंबर के प्रश्नों की तैयारी करेंगे। इसके पहले हमने सारे ही वैकल्पिक प्रश्नों की तैयारी कर ली है, उनमें से ही आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्न है, छायावाद की दो विशेषताएं लिखिए। छायावाद की दो विशेषताएं, तो इसका उत्तर है पहली विशेषता हम लिखेंगे छायावाद में कल्पना की प्रधानता है। दूसरी, छायावाद में नारी सौंदर्य और प्रेम का चित्रण किया गया है। और तीसरी भी याद कर लेंगे, छायावाद में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। छायावाद में कल्पना की प्रधानता है, छायावाद में नारी सौंदर्य और प्रेम का चित्रण किया गया है और छायावाद में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। अगला प्रश्न है, भक्ति काल की दो विशेषताएं लिखिए। भक्ति काल की दो विशेषताएं, तो इसका उत्तर है भक्ति काल में सदाचार व नैतिकता पर बल दिया गया है। दूसरी है, भक्ति काल में साकार व निराकार ब्रह्म की उपासना की गई है। और तीसरी, भक्ति काल में गुरु को विशेष महत्व दिया गया है। तो ये तीन विशेषताएं हमने इसलिए याद करी कि कभी कभी ये प्रश्न 3 नंबर में आ जाते हैं और 3 विशेषताएं भी पूछी जा सकती है, इसलिए तीसरी भी हम याद कर लेंगे। तो भक्ति काल की विशेषता, भक्ति काल में सदाचार व नैतिकता पर बल दिया गया है, भक्ति काल में साकार व निराकार ब्रह्म की उपासना की गई है और भक्ति काल में गुरु को विशेष महत्व दिया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, छंद किसे कहते, छंद के प्रकार लिखिए। तो इसका उत्तर है, जिस पद्य रचना में अक्षरों की संख्या, मात्रा, यति, गति और क्रम का नियमित ढांचा होता है उसे छंद कहते हैं। जिस पद्य रचना में अक्षरों की संख्या, मात्रा, यति, गति और क्रम का नियमित ढांचा होता है उसे छंद कहते हैं। छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। इसके बाद अगला प्रश्न है, आख्यानक गीतिया से क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर है, आख्यानक गीतिया से तात्पर्य उस विधा से है जिसमें किसी कहानी को कविता की शैली में कहा जाता है। इसमें कविता व नाटक दोनों का समावेश होता है। ये किसी विशेष विषय पर आधारित होते हैं, इनमें भावनाओं का समावेश होता है। और उदाहरण है इसका राधा की बांसुरी, एक आख्यानक गीत है। ठीक है, आख्यानक गीतिया से तात्पर्य उस विधा से है जिसमें किसी कहानी को कविता की शैली में कहा जाता है। इसमें कविता व नाटक दोनों का समावेश होता है। ये किसी विशेष विषय पर आधारित होते हैं, इनमें भावनाओं का समावेश होता है। उदाहरण है इसका राधा की बांसुरी। अगला प्रश्न है, कोई 2 उपन्यास के नाम एवं उनके लेखकों के नाम लिखिए। ठीक है, उपन्यास के नाम और उनके लेखकों के नाम लिखने, तो इसका उत्तर है, उपन्यास के नाम है गोदान, इसके लेखक है प्रेमचंद। और दूसरा उपन्यास है मेला आंचल, इसकी लेखिका मन्नू भंडारी। इसके बाद अगला प्रश्न है, किन्हीं 2 कहानीकारों के नाम एवं उनकी 2 कहानियों के नाम लिखिए। तो उपन्यास या कहानी में से कोई सा एक प्रश्न आ सकता है, दोनों प्रश्न अथवा में आते हैं अधिकतर। तो कहानीकार है प्रेमचंद, इनकी कहानी है 2 बैलों की कथा और दूसरी है नमक का दरोगा। दूसरे कहानीकार है स्वयं प्रकाश, इनकी कहानी है नेताजी का चश्मा और प्रतीक्षा। इसके बाद अगला प्रश्न है, समास की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर है, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक सार्थक शब्द को समास कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक सार्थक शब्द को समास कहते हैं। इसके उदाहरण है राजपुत्र, राजा का पुत्र। ठीक है, इसका समास विग्रह है। रसोई घर, रसोई के लिए घर। इसके बाद अगला प्रश्न है, लोकोक्ति व मुहावरे में 3 अंतर लिखिए। लोकोक्ति और मुहावरे में 3 अंतर हम लिखेंगे। पहला अंतर है, लोकोक्ति एक स्वतंत्र वाक्य होता है जबकि मुहावरा वाक्यांश होता है। लोकोक्ति एक स्वतंत्र वाक्य होता है जबकि मुहावरा वाक्यांश होता है। दूसरा अंतर है, लोकोक्ति का स्वरूप अपरिवर्तित रहता है जबकि मुहावरे में काल, वचन व पुरुष के अनुरूप परिवर्तन होता है। तीसरा अंतर है, लोकोक्ति में हम लिखेंगे इसका आकार बड़ा होता है जबकि मुहावरे में हम लिखेंगे इसका आकार छोटा होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है, किसी एक कवि का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है, रीतिकाल में श्रृंगार रस प्रधान काव्य रचनाएं की गई,
इस कारण से रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा जाता है। ठीक है, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस काल में श्रृंगार रस प्रधान काव्य रचनाएं की गई, इस कारण से रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा जाता है। रीतिकाल के कवि केशवदास, इनकी रचना रामचंद्रिका, और दूसरे कवि लिखेंगे हम बिहारी, जिनकी रचना बिहारी सतसई। तो यहाँ प्रश्न ये भी आ सकता है कि रीतिकाल के 2 कवि और उनकी रचनाओं के नाम लिखिए, तो हम लिख देंगे केशवदास, रामचंद्रिका, बिहारी, बिहारी सतसई। इसके बाद अगला प्रश्न है, नई कविता की 2 विशेषताएं लिखिए। नई कविता की 2 विशेषताएं लिखिए। तो पहली विशेषता हम लिखेंगे, नई कविता में कवियों ने नए प्रतीक व नए उपमानों का प्रयोग किया है, और दूसरी है, नई कविता में लघु मानववाद की प्रतिष्ठा की गई। नई कविता में कवियों ने नए प्रतीक व नए उपमानों का प्रयोग किया, दूसरा है, नई कविता में लघु मानववाद की प्रतिष्ठा की गई। अगला प्रश्न है, खंड काव्य की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर है, खंड काव्य में जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है, और दूसरी खंड काव्य में एक ही छंद का प्रयोग होता है। तो खंड काव्य की 2 विशेषताएं हो गई कि खंड काव्य में जीवन की किसी एक ही घटना का वर्णन होता है, और दूसरा है, खंड काव्य में एक ही छंद का प्रयोग होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कहानी एवं उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखिए। तो कहानी और उपन्यास में 2 अंतर हम लिखेंगे। पहला अंतर है, कहानी छोटी होती है, उपन्यास बड़ा होता है। दूसरा अंतर है, कहानी में एक घटना का वर्णन होता है, जबकि उपन्यास में अनेक घटनाओं का वर्णन होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, स्थायी भाव एवं संचारी भाव में कोई 2 अंतर लिखिए। तो इसमें अंतर हम लिखेंगे स्थायी भाव और संचारी भाव में। पहला अंतर, स्थायी भाव स्थायी रूप से सहृदय के हृदय में रहते हैं, जबकि संचारी भाव पानी के बुलबुले की तरह बनते और बिगड़ते रहते हैं। दूसरा अंतर, स्थायी भाव 10 है, जबकि संचारी भाव 33 माने जाते हैं। तो स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर, पहला, स्थायी भाव स्थायी रूप से सहृदय के हृदय में रहते हैं, जबकि संचारी भाव पानी के बुलबुले की तरह बनते और बिगड़ते रहते हैं। दूसरा अंतर हम लिखेंगे, स्थायी भाव 10 है, क्योंकि 10वां जो रस है वह वात्सल्य रस माना गया है। ठीक है, 10वां रस वात्सल्य रस को माना जाता है, इसलिए स्थायी भाव भी 10 हो गए हैं। वरना जो मूल रूप से 9 ही रस होते हैं और 9 ही उनके स्थायी भाव है, लेकिन 10वां रस वात्सल्य रस को माना गया है। इसके बाद संचारी भाव 33 माने जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर है, चौपाई एक सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। उदाहरण है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। चौपाई एक सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। उदाहरण है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। इसके बाद अगला प्रश्न है, अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। तो इसका उत्तर है, काव्य में जहाँ लोक सीमा का अतिक्रमण करके किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। काव्य में जहाँ लोक सीमा का अतिक्रमण करके किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण है, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आंख, लंका सारी जरी गई, गए निशाचर भाग। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो इसमें वाक्यांश है, 2 भाषाएं बोलने वाला, द्विभाषी। दूसरा है, जिसका वर्णन न किया जा सके, अवर्णनीय। तीसरा है, संसार भर में प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध। और चौथा है, जिसकी उपमा न दी जा सके, उसे कहेंगे अनुपमेय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसमें पहला है, खून पसीना एक करना। इसका अर्थ है बहुत परिश्रम करना। वाक्य में प्रयोग है, विनय ने मकान बनवाने के लिए खून पसीना एक कर दिया। दूसरा है, गागर में सागर भरना। इसका अर्थ है थोड़े में अधिक। वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, बिहारी ने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया है। तो इस प्रकार से हमने 2-2 नंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं। इसके बाद अगले वीडियो में फिर से हम 2-2 नंबर के जो महत्वपूर्ण और बचे हैं वह देखेंगे, और इसके साथ ही 3 नंबर के प्रश्न भी देखेंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 10 की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।